सरकारी एग्जिट पोल जैसे ही सामने आए तो चुनाव आयोग को भी सामने आना पड़ा और आज स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये तमाम जो आरोप हम पर लगते हैं ये बेबुनियाद है, बकवास है, कोई सबूत विपक्ष लेकर के नहीं आ पाता। कल क्या होने वाला है इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे आज की जो प्रतिक्रिया हुई है उस पर जानना चाहूंगा। चुनाव आयोग एक देश की नजरें टिकी हुई थी और वो आकर के एक अपने आप को बचाते हुए नजर आए, सरकार की जुबां बोलते हुए दिखाई दिए, तो कैसे क्या लगता है कि कल नतीजे बदलेंगे? देखिए नदीम, नतीजों की बात हम थोड़ा बाद में करते हैं, मगर ये जो इलेक्शन कमीशन है वो जिस बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है इस पूरे इलेक्शन के सातों चरणों के अंदर, वो किसी से छुपा नहीं है। मतलब चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, इन्होंने इनके जो भी हरकतें रही। आप एक बात देखिए कि चुनाव चालू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जितने भी लोडेड सिंबल लोडेड मशीन्स हैं, ये चुनाव खत्म होने के भी 45 दिन बाद तक स्ट्रांग रूम के अंदर सेफ रखी जाएंगी। दूसरा आदेश उनका ये आता है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी सेकंड या थर्ड नंबर पे कैंडिडेट आएगा उसे ये हक होगा कि वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सके रिजल्ट के ऊपर। और उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंजीनियर्स आएंगे वो आके मशीन को चेक करेंगे और कंफर्म करेंगे कि मशीन ने ठीक काम किया है। इन दोनों फैसलों पर आपने चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन देखा? आपने नहीं देखा। तो ये जो चीज है ये दिखाती है कि चुनाव आयोग किस तरह से सरकार की खुली दलाली कर रहा था। आपने तमाम देखे किस तरह से अल्फाज यूज किए गए, गंदे अल्फाज यूज किए गए, परिवार को गाली दी गई। वो आपने शुरुआत की मंगलसूत्र से और मांस मछली से और मंदिर से और मुगलों से और कहां कहां तक की बातें जो है वो निकाल ली गई कि आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपके घर की बिजली भी कट जाएगी, वगैरह वगैरह। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री को क्या ये भाषा शोभा देती है? आप चुनाव के अंदर अपने प्रतिद्वंदी के बारे में काम से उसको जवाब दें कि हमने ये काम किया है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तीन ही नेता तो कर रहे थे खाली प्रचार, और तो कोई नेता आपको शायद दिखाई भी नहीं दिया होगा। एक आधा मीटिंग वो हेमंत बिस्व शर्मा कर गए होंगे, या एक आध जगह पुष्कर धामी आ गए होंगे, या एक आध जगह पे बाबा आदित्यनाथ आ गए होंगे। उसके अलावा तो ये तीन ही जो सर्वोपरि महामहिम है भाजपा के, वही सारी मीटिंगें करते रहे, वही सारा चुनाव करते रहे। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो टीवी चैनलों पर, किसी ने भी काम क्या किया है उस पर जवाब नहीं दिया। ना किसी ने बेरोजगारी की बात की, ना किसी ने महंगाई की बात की, ना किसी ने महिला सुरक्षा की बात की, ना किसी ने प्रज्वल रेवन्ना की बात की, ना किसी ने मणिपुर की बात की, ना किसी ने एथलीटों की बात की। किसी ने कोई बात नहीं की। और सिर्फ ये हमारी ये 5 वर्ष ये योजना थी, ये उज्ज्वला थी, ये महिला कल्याण थी, ये किसान समृद्धि थी, यही सब बातें करते रहे जो ओखली हैं। जी। क्योंकि सर हमने देखा ये तमाम चीजें तो चलती रही, देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बयानबाजी की, वही विपक्ष में अगर किसी ने कोई बयान भी दिया तो उसके ऊपर हंटर चला। पर देश के प्रधानमंत्री के लिए तो सौ खून माफ था। और आज जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना चुनाव आयोग के अधिकारी को, जिसमें वो सिर्फ बात करते रहे कि विपक्ष हमारे खिलाफ झूठ फैला रहा है, विपक्ष एक भी सबूत जो है हमारे खिलाफ लेकर के नहीं आता। विपक्ष जो है ये बोल रहा है कि अमित शाह जी ने 150 डीएम को फोन करके धमकाना शुरू कर दिया है। विपक्ष विपक्ष विपक्ष। अचानक से चुनाव आयोग चुनाव समाप्त होने के बाद मोदी जी की जुबान बोल रहा है, क्योंकि मोदी जी की जुबान पर भी सिर्फ विपक्ष 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 ही था। कैसे देखा और समझा जाए इस खेल को? देखिए देखिए नदीम, आपने पूरे चुनाव में देखा मोदी जी ने या नड्डा जी ने या अमित शाह ने क्या किया? सिर्फ जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने, सोनिया जी ने,
खड़गे जी ने या किसी भी नेता ने बयान दिया तो वो उस बयान पे रिएक्ट करते हुए नजर आए। वो मतलब सारे चुनाव, उनका चुनाव प्रचार वहीं तक सीमित था कि आज कांग्रेसियों ने ये किया, आज उन्होंने ये कहा, आज उन्होंने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आज उन्होंने कहा मुसलमानों को मुस्लिम लीग वाला मुद्दा निकाल लिया, आज उनको हम आरक्षण देने जा रहे हैं। ये सब रिएक्शंस थे। मतलब उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ कांग्रेस को उल्टा करना था। और जहां तक सवाल आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए। इस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन की साख को बिल्कुल डुबो दिया। आपने टी शेषन जैसे आपने इलेक्शन कमिश्नर देखे, आपने एसवाई कुरैशी जैसे इलेक्शन कमिश्नर देखे, जिनके जिनका लोग नाम लेते हैं आज भी। मतलब उन तक एक शिकायत पहुंचने से पहले ही उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती थी। यहाँ पर कोई बैलेट का वो जो वो मशीन है उसको लेके भागा जा रहा है, कोई अपने बच्चों को लेकर के उसके ऊपर वहां पे वो पियानो खिला रहा है बैठ करके। मतलब बुरा हाल। और समझिए सबसे खतरनाक चीज, 33 इलेक्शन में काम करने वाले जो मुलाजिम थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन 33 लोगों का खून मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के सर पर है। आपने क्यों उनके लिए सही तरीके की गाड़ियां या सही तरीके का कूलर या एयर कंडीशनिंग या जो भी इंतजाम करना था, आखिर आप हजारों करोड़ रुपए का इलेक्शन कर रहे हैं, कोई ऐसा मामूली तो इलेक्शन नहीं है। और जो लोग अपनी जान हथेली पे लगा करके आपका काम करने के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा का ध्यान रखना तो आपका फर्ज है। 33 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे नदीम जी। क्योंकि सर मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तो बात हुई चुनाव आयोग की, पर हमने देखा कि एग्जिट पोल के नतीजे जिस दिन सर्कुलेट किए गए देश में, 2 जून की तस्वीर जो है वो अलग अलग थी, जहां ये देखने को मिला कि कभी निर्मला सीतारमण जो है चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच रही हैं, कभी पीयूष गोयल चुनाव के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कोई नेता पहुंच रहा है, कभी कोई नेता पहुंच रहा है। पर ये जैसे ही खड़गे साहब चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि देखिए इनमें डर है, इनमें खौफ है। ये आखिरकार एक एग्जिट पोल ने बता दिया कि 401, 407 या 453 आपको सीटें लानी है। पर क्या ये समझाने के लिए गए हुए थे कि देखिए हमने सरकारी फरमान जारी कर दिया है, ऊपर नीचे कुछ होना नहीं चाहिए? कैसे देखा और समझा जाए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये काम भाजपा आज से नहीं कर रही है, ये काम भाजपा पिछले 10 सालों से कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले वाले 2019 के इलेक्शन में भी एक एक माहौल बनाया जाता है, पहले से एक माहौल बनाया जाता है। ये जो एग्जिट पोल था, ये एक माहौल था। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल एक्सरसाइज थी, बिल्कुल अनप्रोफेशनल। कुछ एक लोगों के सर्वे निकाल करके उनको, आप उनसे 3 सवाल सिर्फ पूछते, उनसे पूछते अच्छा बताइए आपके जो ये आंकड़े लाए हैं सर्वेयर के, इनमें रूरल और अर्बन डिवाइड का क्या है, इनमें कास्ट वाइज क्या पोलिंग हुई है बताइए आप मुझे, इसमें रिलीजन वाइज क्या पोलिंग हुई है वो बताइए आप हमें। कोई जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जिट पोल जो है वो फर्जी है। ये आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 2004 में भी जो एग्जिट पोल हुआ था उसमें भाजपा को 250 सीटें दी गई थी, जबकि अगले दिन जब काउंटिंग हुई तो वो सिर्फ 184 सीटें रह गई थी। तो ये एक माहौल बनाया गया है ये इस तरीके से कि वहां पे एक अभी से एक वो कर दो। आज आपने देखा, हाँ 3 जून को शेयर मार्केट 3% उछल गया, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 3-3% उछल गए, और सब अडानी के शेयर जो है वो ज्यादा करके ऊपर गए हैं। आप इसके बारे में मैं समझता हूं एक सेबी है संस्था देश के अंदर, उसको एक जांच करनी चाहिए कि कैसे एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर जो है वो सारे के सारे ऊपर जाते हैं और बाकी मार्केट जो है वो फ्लैट रहता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो चुनाव आयोग की नीयत पे शक पैदा करती हैं। इसीलिए आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो विपक्षी दल हैं वो इस बार बहुत सजग है। उन्होंने, आपको शायद मालूम हो कि हरियाणा के अंदर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक वकील साथ में दिया गया है जो काउंटिंग के वक्त बराबर हाजिर रहेगा। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत वहां से मिले या कोई अंदेशा दिखाई दे तो तुरंत
उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कांग्रेस का फैसला है, ठीक है। अब उन्होंने हरियाणा में किया है, शायद और भी राज्यों के अंदर किया होगा, मगर हरियाणा का मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, हर असेंबली सीट पर एक वकील तैयार रहेगा। और ये सारे स्पष्ट आदेश कांग्रेस के अंदर दिए जा चुके हैं एजेंट्स को। पहले आपको याद होगा कि इन्होंने एजेंट्स की वहां पे जो मौजूदगी है उसको चुनाव आयोग ने मना किया था। जब खड़गे जी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और कपिल सिब्बल ने उसके ऊपर कानूनी मुद्दा उठाया, तब उन्होंने जाके इस बात के लिए राजी हुए कि आप कर सकते हैं। आपको याद होगा 1,07,00,000 वोट 3 राउंड के बाद ऐड कर दिए गए और कहा गया कि ये वोट तो पहले काउंट हुए थे, ऐप पे दिखाया था, हमने नहीं दिखाया। पहली बार चुनाव आयोग ने 5 राउंड होने के बाद टोटल पोलिंग का आंकड़ा जो है वो डिक्लेयर किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो इस तरह के जो हरकतें की है चुनाव आयोग ने, उनसे इतनी बड़ी जमहूरियत पर, इतने बड़े प्रजातंत्र पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि प्रजातंत्र की जो, जिसको बोलते हैं आत्मा है, वो सोल, वो इसी चुनाव के अंदर होती है। अगर यही डाउटफुल रहेगा तो आप कैसे प्रजातंत्र को बचाएंगे? क्योंकि सर जैसे कि आपने हरियाणा का जिक्र किया, मैं बात अब सीधा एग्जिट पोल को लेकर के चलूंगा और अंत में आपसे जानूंगा कि आखिरकार क्या लगता है कि कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, किसकी सरकार बनेगी। पर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि एग्जिट पोल के नतीजे आए, हरियाणा का जिक्र आपने किया, हमने तो देखा कि हरियाणा में 10 सीटें हैं और जी न्यूज ने यह दिखा दिया कि 19 सीटें भाजपा जीत रही है। महाराष्ट्र में 33 से 34 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब तो नकली और असली हिंदू, हमने देखा सुधीर चौधरी ये बोलते हुए नजर आए कि ये नकली हिंदू और असली हिंदू का खेल है, इसे समझना जरूरी है। ये साफ कर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। असम की 4 सीटें हैं, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। तो क्या ये 400 आंकड़ा कम था या 600 के पार भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का प्लान था आपका? देखिए, ये तमाशे कम नहीं हुए हैं, ये तमाशे बहुत हुए हैं। एक रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान पार्टी है, वो उन्होंने चुनाव ही 5 सीटों पे लड़ा है, उनको 6 सीटें दे दी गई हैं। इसमें जो आपका ये पोल, सो कॉल एग्जिट पोल हुआ है, इसके अंदर एग्जिट पोल एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया है। और बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर भाजपा के 27% वोट आ रहे हैं, पता नहीं कितनी सीटें आ जाएंगी। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा दक्षिण में बहुत अच्छा करने जा रही है। जो कर्नाटक के अंदर आपने देखा कि कर्नाटक में जो DK शिव कुमार हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें इंडिया अलायंस की आएंगी, 21 से 22 सीटें उनकी आने वाली हैं। वहां का कारनामा तो आपको मालूम ही होगा, जो वो प्रज्वल रेवन्ना यहां से भगा दिए गए, उनसे कहा गया था कि तुम 1 जून के पहले मत दिखाई देना इंडिया में, तो वो 1 जून को ही लौट के आए हैं। आप तारीख नोट कर लीजिए, वो 1 जून को ही लाए गए हैं कि वो हमारी अगर आ गए पहले उसके तो सारा जो हम माहौल बना रहे हैं वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उनको कहा गया था कि तुम 1 जून के पहले यहाँ लौट के मत आना। ये सारे मेरे ट्वीट्स हैं, मैं पहले से ही प्रेडिक्शन कर चुका हूं इन चीजों की, कि इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो ये आपने हिंदू और असली हिंदू और नकली हिंदू वाली बात कही, उसी जी न्यूज ने तो अपना एग्जिट पोल का आंकड़ा ही आज चेंज कर दिया। उन्होंने पूरी 100 सीटें इंडिया ग्रुप के अंदर जोड़ दी, पता नहीं कहां से जोड़ी, वो जाने, उनका सर्वे जाने, बट ये आज कारनामा हो चुका है। तो मैं ये सर आपसे जानना चाहूंगा कि असल में क्या लगता है कि कल इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत करके सत्ता में आ सकता है? क्योंकि सट्टा बाजार तो ये कह रहा है कि सरकार किसी की बनने नहीं जा रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात का सट्टा बाजार सिर्फ ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 282 से 285 सीटें जीत सकती है। इसमें आप कैसे देखिए, देख? मेरा अपना आकलन है। मैं स्पष्ट और बड़ा खुला आकलन करता हूं। मेरा कहना क्या है कि जो पोल ऑफ पोल्स है वो भी ये कहता है कि NDA की 342 सीटें होंगी, और इन 342 सीटों के अंदर 60 या 70 सीटें अगर निकल गई तो ये आंकड़ा जो है वो भाजपा के लिए 272 से भी नीचे आ जाता है। और मेरा अपना अनुमान है कि भाजपा किसी भी कीमत पे 250 सीट से ऊपर नहीं जाने वाली है। और उससे क्या होगा
ये जो आपके जो अलाय बैठे हुए हैं ना, जो आपके ये तेलुगु देशम और जो ये दो चार इन्होंने जमा किए हैं, या महाराष्ट्र में भी वो एनसीपी और शिवसेना शिंदे वाली, वो सब जो इन्होंने जमा किए हुए हैं, वो सब हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि ये लोग जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करने वालों में से हैं। तो अगर ये सरकार बनाने की कोशिश भी करेंगे अलाइंस के साथ में, तो उस सरकार के पांव नहीं होंगे, ये अगर कोशिश भी की गई तो। मगर अगर आंकड़ा खड़गे जी का देखा जाए जो 295 का है, तो मैं नहीं समझता कि भाजपा के पास सर छुपाने के लिए कोई भी जगह बचेगी।